नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मानव अधिकार के बारे में और उसमें मैंने बताया था कि मानव अधिकार का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। आज हम उससे आगे बात करेंगे कि मानव अधिकारों के आधार क्या है, मानव अधिकार कितने तरह के होते हैं और मानव अधिकारों की आलोचना क्या की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं मानव अधिकारों के आधार क्या है। उसके कई प्रकार के आधार माने जाते हैं। हम जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में मानव अधिकार बड़े तेजी से महत्वपूर्ण बनते गए हैं और 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, उसमें पहली बार कंसोलिडेट किया गया था, संगठित किया गया था मानव अधिकारों को, और वो सारे विश्व में उसका महत्व उजागर हुआ। उसके पश्चात बहुत से ऐसे समझौते हुए, सम्मेलन हुए जिनमें मानव अधिकारों की बात की गई है। तो सबसे पहले जो आधार है मानव अधिकारों का और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उनके द्वारा जो संधियां हुई है, उन संधियों पर आधारित मानव अधिकार होते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। वो हैं आर्टिकल 4 ऑफ the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe 1950, and in Article 8 of the International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations 1966, exist because these treaties, so human rights exist because of these treaties. The right against slavery exists in the United States because the 13th Amendment to the United States Constitution prohibits slavery and servitude. हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि जब हम मानव अधिकार की बात करते हैं तो अगर कुछ देशों ने उनको संविधान में उन मानव अधिकारों को सम्मिलित किया है, जैसे दासता के विरुद्ध जो मानव अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति दास नहीं बनाया जा सकता, तो अमेरिका में इस संविधान संशोधन 13वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान का हिस्सा बना लिया गया। तो अब वो मानव अधिकार जो है वो जिसे हम कह सकते हैं जिसे लागू किया जा सकता है कानूनी रूप से। इसी प्रकार से जो दूसरा आधार माना जाता है इसका वो है कि जो ईश्वरीय देन हो सकती है, यानी ईश्वर के द्वारा बनाया गया कानून माना जाता है। इसके अंतर्गत भी हम देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो डिक्लेरेशन हुआ था, इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी। उसमें कहा गया था कि द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 क्लेम्स दैट पीपुल आर एंडोड बाय देयर क्रिएटर विद नेचुरल राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हम जानते हैं कि उदारवाद की जो आधारशिला है वो प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए इन मानव अधिकारों का आधार भी प्राकृतिक अधिकार या ईश्वरी के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, क्योंकि मानव की प्रकृति भी ईश्वर के द्वारा दी गई है, ऐसा माना गया है। तो अमेरिका ने तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया 1776 में, और ये कहा कि हम जो राज्य अब स्वतंत्र रूप से हमारा जो राज्य होगा उसमें क्या किया जाएगा। उसमें कहा गया कि यहाँ के व्यक्तियों के पास, यहाँ के नागरिकों के पास ये नैसर्गिक अधिकार है। किसका? जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और अपनी जिसे कह सकते हैं अपनी प्रसन्नता को प्राप्त करने का अधिकार है। और ये अधिकार कहाँ से मिले? ये क्रिएटर ने दिए हैं, यानी ईश्वर ने, जो नाम ईश्वर ने लिखा है, क्रिएटर लिखा है। तो जिसने मनुष्य बनाए हैं उसने मनुष्य को बनाते समय ये नैसर्गिक अधिकार उनको दिए हैं। तो इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग है कि चाहे हम इनको कहें कि ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति की प्रदत्त हैं या ये ईश्वर प्रदत्त है, दोनों का अर्थ एक ही है। ये आधार बहुत मजबूत है मानवीय अधिकारों का कि जब हम मानव के साथ समान व्यवहार करते हैं तो हम कहते हैं आज के संदर्भ में कि समान तक व्यवहार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव को जो ईश्वर ने बनाया है वो सबको समान रूप से बनाया है, और जो असमानता हम समाज में व्याप्त है वो समाज के द्वारा निर्मित की गई है, न कि स्वाभाविक रूप से समाज में असमानता होती है। तीसरी बात,
जो तीसरा आधार जो इसके बारे में कहा जाता है वो माना जाता है कि बहुत सी संस्कृतियों में जो परंपराएं रही हैं उन परंपराओं में कुछ नैतिकता की बात की जाती है, कुछ नैतिक आधार हैं या नैतिक परंपराएं हैं जिन पर ये प्राकृतिक मानवीय अधिकार स्थित होते हैं। जैसे लगभग सभी संस्कृतियों में ये माना गया है कि किसी भी निर्दोष की हत्या न की जाए या उसको दंड भी नहीं दिया जाए। तो ये हर व्यक्ति का जो निर्दोष है उसका ये मानव अधिकार है कि उसको मारा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार के कई नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं जो इसमें जो विभिन्न संस्कृतियों में होते हैं। अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जिन्हें हम सार्वभौमिक मान सकते हैं, और वो सार्वभौमिक जो नैतिक परंपराएं हैं सभी संस्कृतियों में जो व्याप्त हैं वो इस मानव अधिकार का आधार बनती है। क्योंकि मानव अधिकार किसी राज्य या राष्ट्र से संबंधित नहीं है, वे पूरे मानव समाज से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये इसके आधारों की बात हम कर सकते हैं। अब मानव अधिकारों का एक राजनीतिक पक्ष भी है, यानी मानव अधिकारों का राजनीति में कैसे उपयोग किया जाता है। चूंकि मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात की जाती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका महत्व बहुत अधिक है। जॉन रॉल्स ने अपने एक पुस्तक लिखी है 1999 में, द लॉ ऑफ पीपल्स, और उसमें उसने विस्तार से बताया है कि एक पूरा उसमें लेख है, चैप्टर है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानव अधिकार पर। उसमें उसने विस्तार से बताया है कि जो मानव अधिकार हैं वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत इनकी संज्ञा ली जानी चाहिए, इनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो जॉन रॉल्स चूंकि एक उदारवादी है और अधिकारों को बहुत महत्व देता है, तो वो कहता है कि न्याय तभी स्थापित होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में मानवीय अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की जाए, और इसके लिए पुरजोर वकालत करता है। इसके साथ साथ एक दूसरे विचारक हैं जो उसको जॉन रॉल्स को फॉलो करते हैं, वो है चार्ल्स बीट्स, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स 2009 में, और वो भी इस जॉन रॉल्स की इस कथन से सहमत है कि मानवीय अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मानवीय अधिकार कौन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत से अधिकार होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारों को सबसे पहले, जैसा मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था उसमें स्वीकृति प्रदान की गई थी, और उसमें जो मानवीय अधिकार बताए गए वो 6 समूहों में विभाजित थे। और वो समूह क्या क्या थे? सुरक्षा अधिकार, पहला समूह सुरक्षा अधिकार जो व्यक्ति को हत्या, यातना इत्यादि के विरुद्ध सुरक्षा देता है। दूसरा उचित प्रक्रिया अधिकार जो न्यायपूर्ण न्याय की प्रक्रिया को बतलाता है। तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो व्यक्ति के विश्वास, विचार और आवागमन की रक्षा करता है। चौथा राजनीतिक अधिकार जो राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार है, जिसमें वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और राजनीति में और प्रकार का हिस्सा लेने का अधिकार है। पांचवा समानता का अधिकार जो कानून के समक्ष समानता और समान नागरिकता पर बल देता है। और अंतिम सामाजिक अधिकार जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो इस प्रकार से 1948 में ये 6 समूह बनाए गए थे जिसमें ये अधिकारों की बात की गई थी। मोटे रूप से इन्हीं अधिकारों को आगे जाकर और विस्तार से अलग अलग समझौते में अलग अलग राज्यों ने अपने संविधान में सम्मिलित किया, और अलग अलग समझौते में इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भी लाने के प्रयास किया गया है। जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसमें जो फैसले लिए जाते हैं उसको सभी राष्ट्र उसको स्वीकार करते हैं, राज्य स्वीकार करते हैं जो उसके सदस्य हैं, यूएनओ के सदस्य हैं। तो इसलिए वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि मानव अधिकारों को क्रियान्वित भी किया जा सकता है। अब ये मानव अधिकार कौन कौन से होते हैं? 3 अधिकारों की बात की है मुख्य रूप से। जो हमने देखा था, मार्शल ने जब नागरिकता की बात की थी तब वो 3 प्रकार के अधिकार की बात करता है, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। वही मूल अधिकार हैं जो आज भी स्वीकृत हैं। तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार
कहाँ से आए हैं, किस प्रकार के हैं, इसके बारे में भी बहुत से समझौते हुए हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स तथा यूएस बिल ऑफ राइट्स 1791 और बाद में जो इसमें जो संशोधन हुए, ये मूल रूप से जिन्हें हम नागरिक और राजनीतिक अधिकार कहते हैं, उनका स्रोत ये है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई वो, और जो अमेरिका में यूएस राइट्स ऑफ बिल जो सामने आए वो, ये उसके स्रोत हैं। इसके अलावा जो समसामयिक समय में जो स्रोत माने जाते हैं इसके, वो हैं यूनिवर्सल फर्स्ट 21 आर्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ 1948 and treaties such as the European Convention, the International Convent on Civil and Political Rights, the American Convention on Human Rights, and the African Charter on Human and People's Rights. ये कुछ नए समझौते हैं, ये डिक्लेरेशन हैं जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का स्रोत बनते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक अधिकारों की। हम जानते हैं कि सामाजिक अधिकार मूल रूप से 20वीं शताब्दी में बाद में आए हैं, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के बाद में, और लोक कल्याणकारी राज्य के समय में ये प्रमुख बने थे। इसमें मनुष्य के जीवन के अधिकार के साथ साथ उसके स्वास्थ्य का अधिकार, उसके शिक्षा का अधिकार वगैरह उसमें शामिल है, जिनको आज बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि राज्य का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करे, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। हम जानते हैं कि भारत में भी इस प्रकार के कानून अब संविधान में कानून बना दिए गए हैं, लीगल कानून, जिसमें राइट टू एजुकेशन वगैरह शामिल है। अंत में हम कह सकते हैं कि मानव अधिकारों की आलोचना क्या की जाती है। आलोचना करते समय हम कह सकते हैं कि इन आलोचनाओं को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इन अधिकारों को माना जाता है कि ये एथनोसेंट्रिक हैं, ये अहंकार का प्रतीक है, और ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को फैलाते हैं। इसका क्या अर्थ है? एथनोसेंट्रिक का मतलब जो नृजातीय केंद्रिकता जिसे कह सकते हैं हिंदी में। जो एक विचारक हैं भिखु पारेख, भारतीय हैं लेकिन इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, और बहुसंस्कृतिवाद के बहुत बड़े एक विचारक माने जाते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा था 90 के दशक में, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कंट्रोवर्शियल भी रहा काफ़ी, उसमें काफ़ी वाद विवाद भी हुआ। उसमें वो लेख लिखा था उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा के संबंध में, और उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा या विचार या चिंतन ये क्लेम करता है कि वह यूनिवर्सल है, वह सार्वभौमिक है, और उसके जो मूल्य हैं वो सारी दुनिया में स्वीकार होने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये जिसको वो सार्वभौमिक कह रहे हैं वो सार्वभौमिक न होकर वो मूल रूप से पश्चिम का समाज जैसे विकसित हुआ है, उस विकसित होने में जो मूल्य वहाँ पर निर्मित हुए हैं उन्हीं मूल्यों पर आधारित है, और उन्हें ये कहा जा रहा है कि वे सार्वभौमिक हैं, और उन्हें थोपा जा रहा है दूसरे विश्व के दूसरे देशों पर, जिन देशों की संस्कृति और जिनकी परंपराएं अलग प्रकार की हैं। तो जब ये वैश्विक का क्लेम करते हैं वेस्टर्न थॉट, तो उन्हें सारे विश्व की संस्कृतियों के मूल्यों को ध्यान में रखकर ये क्लेम करना चाहिए, न कि केवल पश्चिम के देशों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसका काउंटर पश्चिमी विचारक इस तरह से करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो पश्चिम में जो मध्य युग था उसमें उसी प्रकार का लगभग समाज था जैसा कि आज तृतीय विश्व में या डेवलपिंग कंट्रीज में है, और हम जब विकसित हुए तो हमारा समाज आज के जैसा बना। तो जो तृतीय विश्व है वह मुख्य रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, और वह धीरे धीरे हमारे समाज की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए जो विकसित राष्ट्र हैं उनके मूल्य ही सार्वभौमिक राष्ट्र होने चाहिए। दूसरी बात इसके अंतर्गत की जाती है वो है कि जिसे कहा जाता है सांस्कृतिक, जिसे कहा जाता है रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद, और जिसे यूनिवर्सलिज्म या सार्वभौमिकता। तो ये बहस है उसमें दर्शन के अंतर्गत कि हम किसी भी मूल्य को सार्वभौमिक माने या उन्हें सापेक्ष माने, क्योंकि मूल्य और दोनों की तरफ के अपने अपने तर्क हैं। दोनों मानते हैं कि जैसे जो सापेक्षवाद को मानते हैं वो कहते हैं कि जो समाज है
बहुत से उनमें अलग प्रकार की परंपराएं, और वो उन परंपराओं को रहते हुए अभी तक जीवित हैं। पश्चिम का जो आज के मूल्य पश्चिम के बताए जाते हैं वो तो 300-400 वर्ष के मूल्य हैं सिर्फ। पता नहीं कितने वर्ष तक वहाँ रह पाएंगे या समाज रह पाएगा। भारत जैसे देश या दूसरे देश 2000 वर्ष से अधिक सालों से उन्हीं मूल्यों को साथ में रखकर अभी तक बने हुए हैं। तो ये कहना गलत है कि हम पिछड़े हुए हैं और जो पश्चिम है वो आगे विकसित हुआ है। तो ये सापेक्षवादी, इसलिए पश्चिम के मूल्यों को सार्वभौमिक मानना गलत है। अंत में हम कह सकते हैं मूल्यांकन के रूप में कि अब धीरे धीरे ये बहस कम होती जा रही है कि सापेक्षवाद और यूनिवर्सलिज्म के बीच में, क्योंकि अब धीरे धीरे कई संविधानों ने स्वीकार किया है कुछ मूल्यों को जो कि सारी दुनिया में स्वीकृत हैं, चाहे उनका सोर्स पश्चिम रहा हो चाहे पूर्व रहा हो। जैसे भारत के संविधान में हम देखते हैं परिचय में कि हम कहते हैं कि यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिलेगा। तो अब ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय की अवधारणा कहाँ से आई? ये बहस कर सकते हैं कि पश्चिम की अवधारणा है, और ये भी कह सकते हैं भारत में किसी न किसी रूप में यहाँ पे रही है, लेकिन इनको स्वीकृत किया गया है। तो ये शब्दावली कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये शब्दावली यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सभी जगह पर इस शब्दावली को स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव अधिकारों पर बहस हो सकती है और चलती रहेगी। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स से जुड़िए और उसके वीडियो चैनल को आप फॉलो करें तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।